Guys, welcome back to my channel, that is Study with Pooja Mittal. In today's class I am discussing about the chromosome structure and function. Basically in this today's class I am discussing about the basic structure of chromosome morphology, difference between the euchromatin and heterochromatin. ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे बीएससी में हैं, एमएससी एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर जिनका गोल है गेट, सीएसआईआर, नेट। ये सुनने में तो काफ़ी बेसिक लगता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बट इसमें से काफ़ी ज़्यादा फाइन डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम एक एक पॉइंट को, हर एक बात को काफ़ी अच्छे से बारीकी से यहाँ पे डील करेंगे। तो आप अपना नोटबुक और एक पेन अपने साथ में ले सकते हैं और साथ साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सुन के हमारे दिमाग में एक जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने माइंड में आता है। इसको तो बोलते हैं वन क्रोमोसोम। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। इसके अंदर जो ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिड। इस क्रोमेटिड के बारे में हमें पूरी डिटेल देखनी है, जिसकी हेल्प से हम पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बीच में यहाँ पे एक ये सर्कल है, इसके ऊपर एक आर्म है, एक आर्म नीचे है। जो ये बीच में जो ये सर्कल है ये क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, जो ये वर्ड है सेंट्रो, इसका मतलब होता है सेंटर। जो ये वर्ड मियर है इसका मतलब होता है यूनिट। जो बच्चे एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड एंट्रेंस देंगे, वहाँ पे जैसे पीएचडी जिन कॉलेजेस में है वहाँ पे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती हैं या फिर काफ़ी डिटेल, एवरेज चीज़ों पे वहाँ पे कम फोकस होता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि मियर वर्ड का क्या मतलब है, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इसलिए मैं हर एक जो बारीकी बात है वो साथ साथ में यहाँ पे बताती चलूँगी। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे इसका मतलब हुआ सेंटर और यूनिट। फिर यहाँ पे जो अपना डीएनए है, इसका जो ये टॉप वाला पोर्शन है जिसको मैंने येलो से यहाँ पे कलर किया, इसकी ये जो आर्म थी, इन आर्म का दोनों साइड से टॉप वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं टीलोमियर। और नीचे वाली साइड पे भी क्या प्रेजेंट है, ये टीलोमियर। टीलो का मतलब होता है एंड, मियर का मतलब अगेन यूनिट। सो द एंड पोर्शन और एंड यूनिट। सो जो पोर्शन अपना सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर के जो नज़दीक है डीएनए की आर्म का, ये डीएनए की अपनी दो आर्म्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली को बोल देते हैं पी आर्म, नीचे वाली को बोल देते हैं क्यू आर्म। जो पी आर्म होती है जो क्रोमेटिड की, वो होती है शॉर्ट आर्म। जो क्यू आर्म होती है वो होती है लॉन्ग आर्म। ओके, सो इस पी एंड क्यू आर्म पे जो सेंट्रोमियर के जो नज़दीक पोर्शन है आर्म पे, एंड जो टीलोमियर के जो नज़दीक पोर्शन है आर्म्स पे, उस पोर्शन को बोलते हैं क्या, उस पोर्शन को बोलते हैं हेट्रोमियर, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइट किया। जिसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। सॉरी, मैंने हेट्रोमियर फ्लो में बोल दिया, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, राइट। तो अब जो ये पोर्शन बच गया, कौन सा पोर्शन, जो ये पोर्शन बच गया अब अपना इसके बीच में, हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में दोनों साइड से दोनों आर्म पे जो ये पोर्शन बच गया, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, यू का मीन्स होता है ट्रू एंड क्रोमेटिन मीन्स फाइबर। सो ये जो अपना यूक्रोमेटिन है इसको ट्रू फाइबर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम जब यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन का बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे तब हम इसके डिस्कशन के ऊपर आएंगे। अब जो ये अपना सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के बाहर एक क्लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक क्लिप लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर का क्या रोल होता है, हम बेसिक सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल में जीरो स्टेज, G1, S, G2 एंड M स्टेज। वहाँ पे हम जब सेल साइकिल में माइटोसिस पढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने सारे सेंटर में आ जाते हैं।
और फिर इनको वहाँ पे जनरल स्टेज होती है अपने इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मेटाफेज पे यहाँ पे सेंटर पे आके एनाफेज में जो अपने क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट होंगे और यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे करके स्पिंडल फाइबर्स हमें दिखते हैं सेल साइकिल में जो हम देखते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं उस सेल साइकिल में, जो दो क्रोमोसोम्स को खींच के अपोजिट पोल पे लेके जाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ये काइनेटोकोर का क्या काम है? ये अटैच करता है किसको? स्पिंडल फाइबर्स को या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ये क्या करता है? अटैच करता है। ठीक है, ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक क्रोमेटिड है, डीएनए का एक अपना क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड। और क्रोमोसोम पे क्या है? यहाँ पे दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ये जनरल एक क्रोमोसोम का यहाँ पे स्ट्रक्चर था। एक हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक डीएनए की क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम पे कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट्स हैं? दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो एक ही रहता है। और जो ये काइनेटोकोर थे, जो ये साइड में जो ये स्ट्रक्चर बनाए थे, ये एक क्रोमेटिड पे एक होगा। मतलब एक क्रोमेटिड को एक काइनेटोकोर पकड़ेगा। जैसे किसी क्लिप से हम किसी कपड़े को पकड़े तो वैसे ही ये काइनेटोकोर इस क्रोमेटिड को यहाँ पे पकड़े रखेगा। और वैसे ही दूसरा क्रोमेटिड जो यहाँ पे है इसके लिए दूसरा यहाँ पे काइनेटोकोर आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम मतलब दो क्रोमेटिड। और इसका क्या मतलब हुआ? अपने यहाँ पे कितने प्रेजेंट है काइनेटोकोर? दो काइनेटोकोर अपने यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इफ़ यू हैव 10 क्रोमोसोम्स देन ये बताओ आपके पास कितने क्रोमेटिड्स हैं या कितने काइनेटोकोर प्रेजेंट हैं उस डीएनए में या फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर 10 क्रोमोसोम है, उसके अंदर कितने हो जाएंगे? 20 काइनेटोकोर प्रेजेंट हो जाएंगे। ये तो बात थी बेसिक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। अब बात आती है, जैसे एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो ये क्रोमोसोम है ये क्या है? क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी एक पैक्ड फॉर्म होता है। डीएनए जो पैक होगा, पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम मॉडल जो हम पढ़ते हैं, उस पैकेजिंग से जो बनता है वो अपना क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो अब जो ये डीएनए है प्रोकैरियोटिक में कैसा प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में कैसा प्रेजेंट होता है? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलेगा एंड जो यूकैरियोटिक हैं इनके अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने बात की थी यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, तो इनके बारे में हमें कुछ कुछ बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए जो कि अपने काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, इनके कुछ कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखेंगे, उनको सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर कि कौन सी लोकेशन पे ये प्रेजेंट है। लोकेशन अभी मैंने शो की आपको कि जो हेटेरोक्रोमेटिन था ये तो स्पेसिफिक था एट द सेंट्रोमियर, एट सेंट्रोमियर और टीलोमियर। ठीक है, और जो यूक्रोमेटिन था ये इन बिटवीन आर्म था, या हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑन द आर्म्स। अब हम वहाँ पे एक बात बोली थी, यू मीन्स ट्रू। ट्रू क्यों बोला था? क्योंकि जो ये अपना यूक्रोमेटिन है इसके ऊपर जीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंस ऑफ जीन, इसके ऊपर अपने एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव कहने का मतलब ये है कि ऐसे इसके अंदर यूनिक जीन प्रेजेंट होंगे जो कि डिफरेंट होंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन है, इनके अंदर रिपीटेड हमें जीन्स देखने को मिलते हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ सीक्वेंस कैसा है? टाइप ऑफ सीक्वेंस, जैसे ये अपना एक डीएनए है, इस पर
ये जो अपने नाइट्रोजनस बेस हैं ATCG ATCG ATCG, तो एक ही जो चीज़, एक ही जो कोड था, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार एक ही कोड रिपीट होगा तो उसको बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस, जो कि मिलती हैं हेट्रोक्रोमेटिन में। और जो इस अपने हेट्रोक्रोमेटिन को क्या बना देती हैं, इसके अंदर लेस एक्टिव जीन्स को बना देती हैं। इनमें रिपीटेड चीज़ ही बार बार मिलेगी, तो इनके अंदर यूनिकनेस कुछ नहीं मिलती। बट जो अपने यूक्रोमेटिन है, इनमें यूनिकनेस मिलेगी। कैसे यूनिकनेस, कि एक अपना ये डीएनए है, इस पे ATCGCTACT, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आपको सीक्वेंस रिपीटेड फॉर्म में मिल रहा हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक सीक्वेंस यहाँ पे अपने चलते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि यूनिकनेस है इसके अंदर। और वो यूनिकनेस इनको एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। एक तो यूनिकनेस की वजह से ये एक्टिव है, एक इसके अंदर एक और रीज़न होता है। वो रीज़न रहता है कि जो अपने यूक्रोमेटिन्स हैं, इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो ज़्यादातर G3 हाइड्रोजन बॉन्ड C, ये जो रीज़न है, गुआनिन और साइटोकाइनिन का जो ट्रिपल बॉन्ड, वो इनके अंदर ज़्यादा मिलता है। तो गुआनिन और साइटोकाइनिन, जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्रेक करना आसान नहीं है। वो किसी भी चीज़ को क्या बना देते हैं, स्टेबल बना देते हैं। ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और स्टेबल कोई चीज़ रहेगी तो वो चीज़ क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। बट जो अपने हेट्रोक्रोमेटिन हैं, इनके अंदर ए और टी रिच रीजन हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ए और टी रिच रीजन क्या कर देंगे, इनको अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इनको अनस्टेबल यहाँ पे बना देता है। तो ये जो अपने हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये लेस एक्टिव होंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेरी फ्यू एक्टिव जीन्स इनके अंदर, हेट्रोक्रोमेटिन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अपने यूक्रोमेटिन है, ये क्या है, जैसे क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन होता है, जो एक क्रोमोसोम 1 से 2 होते हैं, वो किस में होते हैं, सेल साइकिल में, जी नोड फेज, G1 S G2 एंड M। तो जो S फेज होती है, सबको पता हो तो, इस वाली फेज में जो अपना क्रोमोसोम है वो डबल होता है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन S फेज में स्टार्ट हुआ। अब अपने एक्टिव कौन है, यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन क्या करेंगे, अर्ली S फेज में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अर्ली S फेज में रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। बट जो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो कि लेस एक्टिव हैं, ये क्या करेंगे, लेट S फेज में स्टार्ट होंगे, और उस टाइम थोड़ा बहुत ये लेट S फेज में अपना रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर बात आती है स्टेनिंग की। स्टेनिंग से पहले हमें कंडेंसेशन के ऊपर देखना होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डीएनए अपना एक फाइबर है। इस फाइबर को हम न्यूक्लियोसोम मॉडल की हेल्प से पढ़ते हैं ना, कि ये कंडेंस होता है। कंडेंसेशन में क्या चीज़ ज़रूरी है, कंडेंसेशन में जैसे ज़रूरी है कि जो अपना डीएनए काफ़ी लंबा फाइबर था, वो एक छोटी सी जगह ले और वहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस आ जाए। तो जिस इस क्रोमोसोम पे जो ये पोर्शन था यूक्रोमेटिन वाला, ये वाला पोर्शन कैसा रहता है, लेस कंडेंस्ड रहता है। एंड जो अपना हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो पोर्शन था, ये रहता है काफ़ी ज़्यादा मोर कंडेंस्ड। इसको मैं आपको एक इमेज की हेल्प से शो करती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट किया है। ये क्या होता है, इन जनरल अपना डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल में हम पढ़ते हैं कि कंडेंसेशन स्टार्ट करता है, जिससे अपना फाइनल जाके क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ पे जो लेस कंडेंस्ड एंड मोर कंडेंस्ड की बात हो रही है, वो इसके टर्म में हो रही है कि जो न्यूक्लियोसोम, जो अपनी यूनिट होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नियर बाय जो रहेंगी, वो क्या फॉर्म करेंगी वहाँ पे, हेट्रोक्रोमेटिन। एंड जो यूक्रोमेटिन है, वो थोड़े से लेस कंडेंस्ड रहेंगे। वहाँ पे अपने जो न्यूक्लियोसोम हैं, थोड़ा सा एक अच्छी डिस्टेंस पे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कि यूक्रोमेटिन को क्या बना देता है, एक्टिव।
और हेट्रोक्रोमेटिन वहाँ पे रह जाते हैं साइलेंट, मतलब इनएक्टिव, वहाँ पे अपने ये रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इनका डिफरेंस था कि ये लेस कंडेंस्ड क्यों है, मोर कंडेंस्ड क्यों है। ये हम जब न्यूक्लियोसोम मॉडल देखते हैं तो उस टाइम वो चीज़ आती है। तो उसके बेसिस पे इनकी जो स्टेनिंग है वो स्टेनिंग में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि जो यूक्रोमेटिन है ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं एंड जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये डार्क स्टेन हो जाते हैं। डार्क क्यों, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड हैं। तो अब इनके ऊपर कोई भी डाई हम डालेंगे तो वो ज़्यादा कलर को वहाँ पे ले लेंगे। जो यूक्रोमेटिन है ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है एंड जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो सिर्फ एंड सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोक्रोमेटिन क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही छोटा सा अपना बॉडी है, स्पेसिफिक वो फंक्शन करते हैं, इतना वेल डेवलप्ड जीनोम भी नहीं है। तो उनको अब इतनी ही चीज़ चाहिए कि जिनको वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएँ, जो उनके जीनोम को रेप्लिकेट कर पाए, उनमें एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। हेट्रोक्रोमेटिन तो एक तरीके से इनएक्टिव होता है, इस वजह से ये क्या है, इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये अपना कुछ बेसिक सा डिफरेंस था हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में। फिर उसके बाद अपना आ जाता है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। तो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाते हैं कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से किस तरह से अटैच है। मॉर्फोलॉजी जो टॉपिक है उसमें आते हैं कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से किस तरह से अटैच है। सबसे पहला जो अपना आता है उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब सबको पता ही होगा, जिसमें क्या आता है कि जो सेंट्रोमियर है वो एट द एंड चला जाता है, क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं वो एक साइड आ जाती है। इसकी खास बात क्या है, ये ह्यूमन बींग्स में अब्सेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। फिर एक आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है जब जो सेंट्रोमियर है वो नियर द एंड प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो नियर दी मिड प्रेजेंट हो, मिड में नहीं हो। और एक आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में होता है कि सेंट्रोमियर एट द मिड प्रेजेंट है। बट यहाँ पे वो बात मत भूलना कि एक जो पी आर्म थी और जो क्यू आर्म थी वो एज इट इज़ रहेंगी। पी एंड क्यू आर्म के विद रिस्पेक्ट में ये सेंट्रोमियर सेंटर में आता है। पी आर्म कौन सी थी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, एंड क्यू आर्म कौन सी थी, जिसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो एक यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस के क्रोमोसोम की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जैसे कि 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 के साथ साथ कौन सा, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर इन केस कोई बच्चा ह्यूमन की स्टडी यहाँ पे करना चाहे, एनिमल फिजियोलॉजी कोई पढ़े, तो उसमें जो अपना 23 एंड जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है उनकी एक लिस्ट आती है कि उनके अंदर किसके अंदर मेटासेंट्रिक प्रेजेंट है, किसके अंदर सब मेटा, किसके अंदर एक्रो। तो वो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। तो अब जो ये अपना मैं यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट है। ह्यूमंस के अंदर टीलोसेंट्रिक तो अपना अब्सेंट है। जो एक्रोसेंट्रिक था वो 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई, इनके अंदर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो सब मेटासेंट्रिक था वो 2, 4 से लेके 12 तक, एक्स क्रोमोसोम 17 एंड 18 इनके अंदर होता है सब मेटासेंट्रिक। एंड जो मेटासेंट्रिक था वो 1, 3, 16, 19 एंड 20 जो क्रोमोसोम है उनके अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपना प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम में टर्म आती है कि सैटेलाइट क्या होते हैं, व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट करके एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, उस सैटेलाइट का मतलब होता है रिपीट्स। रिपीट्स मतलब जो नाइट्रोजनस बेस हैं, जो ये डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं वो कितनी ज़्यादा वहाँ पे रिपीटेड मोड में आ रही हैं, उस चीज़ को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है,
सो इसके आगे की चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और किसी को मास्टर्स कोर्स 2022 ज्वाइन करना है, कोई अपना एमएससी एंट्रेंस टारगेट कर रहा है, तो मैं एक पेड ऑनलाइन कोर्स भी रन कर रही हूँ जिसका फ़ी है 8 मंथ्स का 6,999। अगर आपको 1 मंथ का जो रिकॉर्डिंग्स फॉर्म में ट्रायल लेना है तो 849 1 मंथ का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे एंड नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको लाइव क्लासेस में जुड़ना है किसी भी एक सेलेक्टेड मंथ के लिए, तो लाइव क्लासेस के लिए आपका लगेगा पर मंथ का 999, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लास, टेस्ट एंड नोट्स, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ साथ में गाइडेंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के टाइम, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।